और कैसे आप सब। हमने पिछली क्लास में आईआरआर टेक्निक पर डिस्कशन किया था और अभी ना हमारा आईआरआर टेक्निक का डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है। आज हमें कुछ आईआरआर पर और भी बातें करनी है, तो बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 41 जो हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, दिसंबर 2020 में ये क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन भी अगर आप चेक करेंगे तो चारों ऑप्शन में आईआरआर का रेफरेंस है, इसका मतलब आईआरआर को ही बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। एबीसी प्रोजेक्ट हैज दी फॉलोइंग कैश इनफ्लोज फॉर 4 इयर्स। हमें 4 सालों के कैश इनफ्लोज दे रखे हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कि हमारा प्रोजेक्ट में इनिशियली कितना लगा है वो भी दे रखा है। फिर अगर आप चेक करोगे ना तो हमें कुछ डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दे रखे हैं और हमने ये बात नोटिस करी थी कि हमें आईआरआर निकालने के लिए डिस्काउंट फैक्टर्स की एज सच जरूरत नहीं है, हालांकि इनका यूज करके भी आईआरआर निकाला जा सकता है। मैं फिलहाल अभी इसको इग्नोर कर रहा हूं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। और हम अगर ये 4 ऑप्शन देखें तो हमें यहां पे साफ साफ पता लग रहा है कि आईआरआर का रेंज क्या है, मतलब क्या मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। 4 ऑप्शन में देखिए, कह रहा है पहला कि आईआरआर क्या 9% से कम है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बट लेस देन 13%, या फिर ग्रेटर देन 16 बट लेस देन 18, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 17। अगर आप देखें तो हमें टोटल ना ये 4 ऑप्शन में 5 रेट्स गिवन है, एक 9%, 13%, 16%, 17% और 18%। ऑफ कोर्स आईआरआर इन्हीं के बीच में कहीं पर होगा। हम अपना वही तरीका लगाते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या था, किसी भी एक रैंडम रेट पर एनपीवी निकाल दो। एमसीक्यू पैटर्न में वो रैंडम रेट आपको एज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें पता है हमारे पास ऑप्शंस है। तो बताइए भाई कौन सी रैंडम रेट ले लें। सर 9 और 18 के बीच में ही कुछ है ना, तो हम 13 से शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आओ जरा एनपीवी एट 13% निकाल लेते हैं पहले। और एनपीवी कैसे आप कुछ ही सेकंड्स में निकालें इसका शॉर्टकट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हमें यहां पर एनपीवी के लिए कोई ऐसी कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे हम कैलकुलेटर पे कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, मैंने आपको कहा था कि भाई सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो लो, वो जो कि है 34,444। क्योंकि हम 13% पे निकाल रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे 1.13 से इक्वल टू और मेमोरी में डाल देंगे। फिर सेकंड ईयर का कैश इनफ्लो ले लेंगे 39,877 और बिना कुछ और प्रेस किए, मैंने कहा था क्योंकि ये सेकंड ईयर का इनफ्लो है तो 2 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, इसको भी मेमोरी में डाल देंगे। फिर तीसरे साल का इनफ्लो है 25,000, 3 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर इसको भी मेमोरी में डाल देंगे। और चौथे साल का इनफ्लो है 52,800, 1 2 3 4 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, मेमोरी में डालेंगे और मेमोरी रिकॉल करा देंगे। 1,11,420 रुपए के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ रहे हैं। इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो कि 1,04,000 है माइनस कर देते हैं। हमारी एनपीवी आ रही है 7,420 और ये एक पॉजिटिव एनपीवी आई है। 7,420 पॉजिटिव एनपीवी आई है। अगर एनपीवी 13% पर पॉजिटिव आ रही है तो आप जानते हो कि अगर हम 13 के नीचे निकालेंगे तो ये तो पॉजिटिव और बढ़ जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एनपीवी में और जो भी डिस्काउंट रेट होता है उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर हम एनपीवी अब 13 से कम पे निकालेंगे तो ये जो एनपीवी है वो और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये तो श्योर है कि 9% से कम हमारा आईआरआर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 9% या उससे कम पे तो एनपीवी बहुत ज्यादा और पॉजिटिव हो जाएगी। इवन बी आंसर भी रूल आउट हो गया, क्योंकि बी में क्या लिखता है, आईआरआर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बट लेस देन 13। नहीं जी, 13 से लेस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें अब यह देखना है कि एनपीवी 0 कहां पर है। और हमारा जो अगला स्टेप होता है कि हम क्या देखते हैं कि एक और एनपीवी निकालते हैं नेगेटिव किसी रेट पर, और नेगेटिव एनपीवी जो है वो पक्का पक्का 13% के ऊपर ही मिलेगी। 13 से नीचे अगर हम कोई भी रेट लेंगे तो वहां पर एनपीवी 7,420 से ज्यादा ही आएगी। इसका मतलब हमें अब यह पता है कि अब हमें ऊपर का ही रेट कोई यूज करना है, नीचे का नहीं। और ए और बी वैसे ही रूल आउट हो गया, क्योंकि ए और बी दोनों ही 13 से कम की बात कर रहे हैं, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। मतलब हमें यह अब क्लियर हो गया है कि हमारा जो आईआरआर है वो 16, 17, 18 के आसपास कहीं पर होगा नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं बताइए भाई, रैंडमली क्या करें अब। सर बढ़ते हैं फिर आगे, एनपीवी 16% पे निकाल लेते हैं। निकाल लो भाई, 16 पे निकाल लो। आओ चेक करते हैं कैसे निकालोगे। फिर से वही
34,444 डिवाइडेड बाय 1.16, एक बार इक्वल टू मेमोरी में डालो 39,877, एक दो बार इक्वल टू मेमोरी में डालो 25,000, एक दो तीन मेमोरी में डालो 52,800, एक दो तीन चार मेमोरी में डालो, मेमोरी रिकॉल, और माइनस कर दो 1,04,000। अरे ये तो अभी भी पॉजिटिव आ गई, पर पॉजिटिव ना बहुत कम हो गई है, 506 की पॉजिटिव आई है एनपीवी। इसका मतलब हमारा जो आईआरआर है अभी भी 16 के ऊपर है। हमारा आईआरआर जो है वो किसके ऊपर है? 16 के ऊपर है। तो ठीक है, अब ऐसा करते हैं, एनपीवी एट 18% भी निकाल लेते हैं, क्योंकि एक तो हमें नेगेटिव वाली चाहिए होगी ना। एनपीवी 18% पे निकाल लेते हैं। आइए देखें एनपीवी 18% पे कितनी आएगी। मैं 16 के बाद अब किस पे निकाल रहा हूं? एनपीवी 18 पे। हमें मेन हमारा पर्पस क्या होता है? दो रेट चाहिए, एक की पॉजिटिव एनपीवी हो, एक की नेगेटिव हो। उसके बाद अपने फॉर्मुला में पुट कर लेंगे, हमें एग्जैक्ट ही पता लग जाएगा, और एग्जैक्ट पता लगने के बाद हम आराम से आंसर दे देंगे कि सी और डी में से कौन सा है। नहीं, आइए पहले साल का इनफ्लो 34,444। आपको कोई तकलीफ थोड़ी है, आपको तो शॉर्टकट पता है एनपीवी निकालने का। आपसे कितने मर्जी बार भी निकलवा लो, एक बार इक्वल टू एम प्लस 39,877, एक दो एम प्लस 25,000, एक दो तीन एम प्लस 52,800, एक दो तीन चार एम प्लस एमआरसी माइनस 1,04,000 आ गया भाई, नेगेटिव आ गया 3722 माइनस 3722 माइनस 3722। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब दो रेट्स आ गई हैं, एक 16 मान लो और एक 18 मान लो, एक 16 मान लो और एक 18 मान लो, और अब इसके बेसिस पे हम आईआरआर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब मैं आपको लॉजिक अब कई बार दे चुका हूं, ठीक है, लॉजिक मैंने आपको कई बार दे दिया, तो मैं अब लॉजिक नहीं क्लियर कर रहा, लॉजिक फिर से मैं डिस्कस कर रहा, अब मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं। मैंने लॉजिक बहुत बार आपको बता दिया है। क्या था भाई फॉर्मूला? एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट्स। 16 और 18 में लोअर रेट कौन सा है? 16, और लोअर रेट पे कितना है? 506। 506 माइनस 3722 मल्टीप्लाइड बाय 16 18 का डिफरेंस कितना है? 2। मैं सारे लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं अब इस पे लॉजिक पे फिर से बात नहीं कर रहा हूं। 4228 इंटू 2 506 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4228, ये आ रहा है 0.24, तो ये हमारा हो जाएगा 16% प्लस 0.24%, 16.24% is the answer. 16.24% is the answer. तो बताइए, अब ए बी तो पहले ही रूल आउट हो गया था, सी और डी में से कौन सा ठीक है? क्या हमारा आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 17 आया है? नहीं सर, 17 से तो कम ही आया है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी, 16 और 18 के बीच में है। सी इज द करेक्ट आंसर, 16 और 18 के बीच में। ठीक है जी, तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए यहाँ पे जो डिस्काउंट फैक्टर्स दे रखे हैं, इनकी मदद से भी आईआरआर निकाला जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आईआरआर निकालने का एक तरीका और भी है कि विद द हेल्प ऑफ टेबल्स हम आईआरआर निकालें। अब उसने टेबल तो दिया नहीं, लेकिन टेबल का डेटा दे दिया, भाई टेबल से ही एक्सट्रैक्ट निकाल के यहां दे दिया, तो इसको यूज करके भी कंप्यूट किया जा सकता है। पर ना मैं अब एक और तरीका आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाह रहा, बिकॉज ना अननेसेसरी आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हमारा तरीका हर क्वेश्चन में अप्लाई हो ही रहा है, तो आप यही तरीका अपने एग्जाम में आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और आप देख ही रहे हैं कि आंसर आपका ठीक ही आएगा। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करना रह गया था। इस क्वेश्चन 33 को मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूं क्योंकि ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आ सकता है, और आईआरआर के डिस्कशन में ना हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब देखिए क्या कहता है, कह रहा है टू इंक्रीज अ गिवन प्रेजेंट वैल्यू, कह रहा अगर हमें अपनी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ानी है तो डिस्काउंट रेट को क्या करना चाहिए?
नीचे की तरफ एडजस्ट करना चाहिए कि ऊपर की तरफ एडजस्ट करना चाहिए? आपको ये बात मैंने बताई थी कि डिस्काउंट रेट में और प्रेजेंट वैल्यू में या एनपीवी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू बढ़ानी है तो डिस्काउंट रेट नीचे की तरफ लेके जानी पड़ेगी। डिस्काउंट रेट नीचे की तरफ जाएगा तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती जाएगी, डिस्काउंट रेट ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रेजेंट वैल्यू घटती जाएगी। क्योंकि हमें यहां पर प्रेजेंट वैल्यू बढ़ानी है तो हमें डिस्काउंट रेट जो है वो डाउनवर्ड एडजस्ट करनी पड़ेगी। देखिए ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है ना, ये मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूं। इस एग्जांपल की मदद से ना मुझे आपको आईआरआर की एक बहुत ही सीरियस लिमिटेशन एक्सप्लेन करनी है। क्या है वो लिमिटेशन, ध्यान से प्लीज सुनेगा आप। इस एग्जांपल में मैंने आपको एक कैश आउटफ्लो दिया है 124,340 का, और हम मान के चल रहे हैं 3 साल प्रोजेक्ट की लाइफ है और तीनों साल हमें इक्वल कैश इनफ्लो मिल रहा है 50-50 और 50। हमने जब इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो भी 124,340 ही आई, जो कि आउटफ्लोज के बराबर है, तो एनपीवी 0 आ गया। और इतना तो अब आप समझ ही चुके हैं कि एनपीवी 0 होने का मतलब ये नहीं होता कि हमने कुछ नहीं कमाया। एनपीवी 0 होने का मतलब यह है कि जो हमने डिस्काउंट रेट यूज करी है इस एग्जांपल में 10%, मतलब हमने 10% ही कमाया है। अभी तक ना हम प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं उसको मैं थोड़ा सा दूसरा व्यू दिखाऊंगा, इसी बात का एक दूसरा एस्पेक्ट दिखाऊंगा, जिसकी मदद से हम समझेंगे कि इस 10% का क्या मतलब है। ध्यान से सुनना सारे वर्ड्स को। जब मैंने एनपीवी टेक्निक शुरू की थी तो उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बताया था, और मैंने आपसे यह कहा था कि हम कैपिटल बजटिंग में ये मान के चलते हैं कि हमारी जो पैसे की कंपाउंडिंग होती है वो एनुअल बेसिस पर होती है। मतलब अगर हमने 1 लाख रुपए लगाया और 10% का रिटर्न है तो साल के बाद वो 1,10 हो जाएगा, और सेकेंड ईयर में फिर हमें 10% 1,10 पे मिलेगा, फिर वो 1,21 हो जाएगा, और थर्ड ईयर में फिर मुझे 1,21 पे रिटर्न मिलेगा, ऐसे ही फिर वो और बढ़ जाएगा। ऐसे ही कुछ था। हमने यहां पर जो आउटफ्लो किया है वो कितने का किया है? सर हमने जो ये आउटफ्लो किया है ये 124,340 का किया है? नहीं, मतलब कहने का ये है कि हमने 1,24,340 रुपए लगाए हैं और हम कह रहे हैं कि हमने कितना कमाया है? 10% कमाया है। एनपीवी 0 का मतलब यही है कि हमने 10% कमाया है, और क्योंकि कैपिटल बजटिंग का ये अजम्पशन है कि कंपाउंडिंग एनुअली बेसिस पे होता है तो हम कहेंगे कि हमने 1,24,340 पे 10% का रिटर्न कमाया कंपाउंडिंग एनुअली। मतलब अगर मैं इस 1,24,340 की फ्यूचर वैल्यू निकालूं तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 + r और पावर 3। आपको याद है स्टार्टिंग में फ्यूचर वैल्यू पर कुछ बात की थी। इसका क्या मतलब है? आइए जरा कैलकुलेटर पे देखें। इसका मतलब यह है क्योंकि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1,24,340 और हमारा रिटर्न 10% का है, इसका मतलब ये 1 ईयर के एंड में मल्टीप्लाइड बाय 1.1 इतना हो जाना चाहिए। फिर सेकंड ईयर में हमें इसी पर 10% मिलना चाहिए रिटर्न, तो सेकंड ईयर के एंड में ये 1.1 इतना हो जाना चाहिए, और फिर थर्ड ईयर में हमें इस पर रिटर्न मिलेगा, इसका मतलब फिर ये इतना हो जाना चाहिए। मतलब जो मैंने आज कैश आउटफ्लो दिया है 3 साल के बाद आइडियली ये इतना हो जाना चाहिए, तभी 10% का रिटर्न मिलेगा। ऐसा तो मिल नहीं सकता भाई। मैं अभी तक प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, मैं अब आपको दूसरा एक एस्पेक्ट दिखा रहा हूं कि कैसे 10% कमाया। मैंने आपसे यह कहा कि 1,65,496 रुपए 54 पैसे हो जाने चाहिए अगर मैं चाहता हूं कि 10% रिटर्न मिले, क्योंकि हमारा जो कैश आउटफ्लो है वो कितने का है? 124,340 का है, दिख रहा है हमको। और हमने ये निकाला कि अगर मैं इसको 3 साल के लिए कंपाउंडिंग एनुअल बेसिस पे इन्वेस्ट करता हूं तो इसका फ्यूचर वैल्यू 165,496 हो जाना चाहिए। अच्छा 496 मतलब 1,65,500 से लगभग 3.5 रुपए कम है, तो क्या मैं इसको 165,500 मान लूं क्या? अप्रोक्सीमेटली कन्वीनियंस सिंपलिसिटी के लिए मान सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल मान सकता है। फिर से मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि हमने 10% कमाया। 10% कमाने का मतलब क्या है कि आज जो हम ये पैसा लगा रहे हैं 3 साल के बाद कंपाउंडिंग एनुअली 10% के हिसाब से अगर होता है तो इट शुड बिकम दिस मच, 165,500। अब आप जरा इसका देखिए कि हमारे कैश इनफ्लो आ कितने रहे हैं। सर हमारे तो कैश इनफ्लो 1.5 लाख के आ रहे हैं और आप कह रहे हो इतना हो जाना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, एनपीवी टेक्निक हो या इवन आईआरआर भी होगा, अभी हम देखेंगे, वो एक एजम्पशन लेता है कि जो ये कैश इनफ्लोज आते हैं ना, इनको हम आगे री इन्वेस्ट कर देते हैं। किस रेट पर? जिस रेट से डिस्काउंटिंग करिए।
मतलब क्या है कि जैसे ही मेरे पास पहले साल के आखिर में 50,000 का कैश इनफ्लो आएगा, हमारे हाथ में आ गया, अब क्या करें इस पैसे का? प्रोजेक्ट लगाया, एक साल बीत गया, हाथ में 50,000 आ गए, क्या करें इस पैसे का? एनपीवी टेक्निक या आईआरआर टेक्निक ये एज्यूम करती है कि जिस रेट से डिस्काउंटिंग करी है उसी रेट पर हमने इस 50,000 को आगे री इन्वेस्ट किया होगा फॉर रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। 50,000 पहले साल के आखिर में आए हैं, इसका मतलब अभी 2 साल बचे हैं इस प्रोजेक्ट को खत्म होने में। तो ये 50,000 2 साल बाद, क्योंकि ये पहले साल के आखिर में आया पहला इनफ्लो 50 का, तो ये 50 जब हम सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो सेकेंड ईयर के एंड में 55 हो जाएगा, और उसके बाद 55 से फिर ये 5500 का और हमें इंटरेस्ट मतलब रिटर्न मिल जाएगा, 60,500 हो जाएगा। क्योंकि इस 50,000 जब हम ये रिसीव करेंगे, इसके बाद अभी 2 साल और बचे हैं, तो 2 साल के लिए इसको इन्वेस्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आप देखिए, 60,500 हो जाएगा। कैलकुलेटर में अगर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता तो देखिए, पहले साल का जो इनफ्लो 50 आया, मैंने उसको सेकेंड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में आया, फिर मैंने इसको 1 साल की लगाया होगा, सेकेंड ईयर के एंड में इसकी वैल्यू 55 हो गई होगी, और थर्ड ईयर के एंड में इसकी वैल्यू 60,500 हो गई होगी, है ना? 60,500 हो गई है, 60,500। फिर मेरे पास सेकेंड ईयर के एंड में फिर से एक 50,000 आया। अब इस प्रोजेक्ट की लाइफ 1 साल और बची है, क्योंकि ये सेकेंड ईयर के एंड में आया, तो ये 50 55 हो जाएगा। समझ में आता है? हाँ सर आता है। और थर्ड ईयर के एंड में ये 50 जो हमारे पास आया, क्योंकि प्रोजेक्ट लाइफ की जो प्रोजेक्ट की है वो खत्म हो चुकी है, तो ये तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना होगा आगे। ये तीनों का टोटल अगर आप करेंगे 60,500 प्लस 55,000 प्लस 50,000, 165,500 आ रहा है। कितना आ रहा है ये? 165,500। इसका मतलब ध्यान से समझे क्या है, हमारे इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर 10% रिटर्न मिलने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हर साल जो हमारे पास कैश इनफ्लो आ रहे हैं वो भी री इन्वेस्ट हो रहे हैं। किस रेट पर? 10% पर ही। ये एनपीवी टेक्निक की इनबिल्ट असम्पशन है कि जिस रेट से हमने डिस्काउंटिंग करी है उसी रेट से हर साल जो इनफ्लो आता है, ये 50 हमने क्या किया, 10% पे ही री इन्वेस्ट कर दिया। ये 50 फिर सेकेंड ईयर में आया, फिर री इन्वेस्ट कर दिया। अब क्योंकि आखिरी साल का तो री इन्वेस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि लाइफ प्रोजेक्ट की खत्म हो गई है, मतलब हम लेकिन ये एज्यूम कर रहे हैं कि एवरी ईयर जो इनफ्लोज आ रहे हैं वो री इन्वेस्ट होते जा रहे हैं। मान लो प्रोजेक्ट की लाइफ 15 साल है, इसका मतलब यह है कि पहले साल का इनफ्लो आने वाले 14 ईयर्स के लिए री इन्वेस्ट हुआ होगा। किस रेट पर? जिस रेट पर डिस्काउंटिंग करी है, तभी मिलेगा 10%, ऐसे नहीं मिल सकता। अब आप सोचिए आईआरआर टेक्निक, आईआरआर टेक्निक भी फिर यही एज्यूम करेगी। अगर हमारे किसी प्रोजेक्ट का आईआरआर मान लो 40% का निकला, बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, 40% का आईआरआर निकला, 15 साल का प्रोजेक्ट है, 15 साल बहुत सारे साल है, हर साल बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। 40% का आईआरआर निकाला है आपने। जानते हो 40% का आईआरआर एज्यूम करता है कि हर साल जो आपने पैसा रिसीव किया है, हर साल जो कैश इनफ्लो आ रहे हैं, दीज आर री इन्वेस्टेड बहुत ही ज्यादा रेट पर, 40% पर ना प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली क्यों नहीं होता ऐसा? अब आप जरा सोचें, कंपनी के मान लो कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ए बी सी डी ई। इस वाले प्रोजेक्ट का आईआरआर आया है 10%, इसका आया है 15%, इसका आया है मान लो 40%, इसका आया है 20%, इसका आया है मान लो 25%। ठीक है, सी का आईआरआर 40% है। प्रोजेक्ट सी का, बड़े सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक का 40% है। इसका मतलब क्या है कि हमारे इस प्रोजेक्ट से जितने भी इनफ्लोज आ रहे हैं वो हर साल 40% रेट ऑफ रिटर्न से री इन्वेस्ट होते जा रहे हैं। अब पहले साल में जो पैसा आया, इसका मतलब यह है कि मैं 40% री इन्वेस्ट कर रहा हूं। पर आप चेक करो, ये पैसा मैं किसी और प्रोजेक्ट में अगर लगाता हूं, किसी और प्रोजेक्ट का रिटर्न है ही नहीं 40। मेरा कोई इससे ज्यादा जो सेकंड प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है उसका भी रिटर्न 25 है। मतलब ये मानना, अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट का आईआरआर बहुत ज्यादा आ गया, ये मानना कि इससे आने वाला पैसा भी इसी रेट ऑफ रिटर्न से री इन्वेस्ट हो जाएगा, अरे बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आईआरआर कभी कभी किसी प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा आएगी। भाई एक आध मान लो बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, मान लो आपने किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, उसने बहुत जबरदस्त रिटर्न दे दिया। अब ये थोड़ी है कि उस शेयर को जब बेचोगे और कहीं और लगाओगे तो वो उतना ही रिटर्न देगा, ऐसा थोड़ी है।
बाकी प्रोजेक्ट्स जो मुझे यहां पर दिख रहे हैं उसमें से कोई भी नहीं है जो मुझे 40% का रिटर्न दे। तो ये एजम्पशन ना अपने आप में थोड़ी सी इसकी लिमिटेशन ही बन जाती है कि क्या कंपनी के पास सही में री इन्वेस्टमेंट, इतने अच्छे रिटर्न पर री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। देखो एनपीवी टेक्निक क्या करती है, वो तो डिस्काउंट रेट लेती है, और डिस्काउंट रेट जनरली वो कौन सा लेती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लेती है, जनरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेती है। अगर मान लो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, एनपीवी टेक्निक भी एज्यूम कर रही है कि उससे होने वाले सारे इनफ्लो 15% पे री इन्वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन 15% पे री इन्वेस्ट होना तो मतलब थोड़ा लॉजिकल भी लग रहा है, थोड़ा रियलिस्टिक भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉस्ट ही 15% है, हम ऐसा काम करेंगे ही नहीं जो हमें 15% से कम का रिटर्न देगा। जब हम एनपीवी की बात करते हैं तो ध्यान रखना वहां डिस्काउंट रेट वैसे ही बड़ा रीजनेबल होता है। क्योंकि डिस्काउंट रेट रीजनेबल होता है तो जो हमारे हर साल इनफ्लोज आ रहे हैं वो उसी रेट पे आगे री इन्वेस्ट हो रहे हैं, ये मानना लॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं, रियलिस्टिक है। आईआरआर भी अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नजदीक आई है तो आईआरआर भी रियलिस्टिक रिजल्ट देगी। लेकिन मान लो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की आईआरआर बहुत ज्यादा ही आ चुकी है, बहुत ज्यादा ही, मतलब जैसे मैंने कहा सारे प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा सी की 40% है, तो ये एज्यूम करना कि इससे आने वाला पैसा भी 40% पे री इन्वेस्ट होगा, अनरियलिस्टिक लगता है। तो पहले तो ये समझें कि डिस्काउंटिंग जहां पर हम करेंगे, चाहे एनपीवी टेक्निक में करी या आईआरआर टेक्निक में करी, तो जो डिस्काउंट रेट यूज होती है हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जितने भी इनफ्लोज हमारे पास होंगे वो सारे के सारे उसी रेट से री इन्वेस्ट होते हैं। आईआरआर टेक्निक में अगर मान लो कभी आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नजदीक ही आया, हमारा 18% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 20% का आईआरआर आया, तो ठीक है, ये फिर भी एज्यूम करना रियलिस्टिक लगता है कि 20% के हिसाब से री इन्वेस्ट किया होगा। पर आईआरआर कुछ बहुत ही ज्यादा आ गया तो वहां पे ना ये एजम्पशन थोड़ी सी अनरियलिस्टिक हो जाती है कि ये पैसा हम उसी रेट पर जो है री इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो एक ये आईआरआर की बड़ी सीरियस लिमिटेशन है कि आईआरआर पे ही हम आगे री इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा लिमिटेशन आप देख ही रहे, बताओ मुझे जरा, एनपीवी ज्यादा सिंपल थी कंप्यूट करने में कि आईआरआर? सर ऑफ कोर्स एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना ज्यादा आसान था। भाई आईआरआर में तो आपको कितनी बार एनपीवी निकालनी पड़ी, आपको सिंपली एनपीवी निकालने के लिए दिया जाए तो आपको डिस्काउंट रेट भी तो वो बताएगा ही ना। तो आईआरआर कॉम्प्लेक्स है, एनपीवी कंप्यूट करना सिंपल है, ये भी एक कहीं ना कहीं इसका जो है आईआरआर का लिमिटेशन बन जाता है। आईआरआर का एक लिमिटेशन और भी है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां पर मान लो पहले साल में आउटफ्लो हुआ, फिर कुछ इनफ्लोज हुए, फिर एक आउटफ्लो डिमांडेड है, फिर इनफ्लो आ रहे हैं, फिर आउटफ्लो है, ऐसे प्रोजेक्ट को ना हम अनकन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। यहां पर मैथमेटिकली अगर हम प्रूव करते हैं तो मल्टीपल आईआरआर निकलती, एक आईआरआर नहीं मल्टीपल आईआरआर निकलती। अब वो मैथमेटिकली थोड़ा सा मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से वो प्रूव होता है, फिलहाल मैं उस सब में नहीं जाऊंगा, लेकिन मल्टीपल आईआरआर निकलना पॉसिबल है किसी अनकन्वेंशनल प्रोजेक्ट की, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर पहले आउटफ्लो है, फिर कुछ इनफ्लो है, फिर आउटफ्लो है, फिर इनफ्लो है, फिर आउटफ्लो है, फिर इनफ्लो है, मल्टीपल आईआरआर आ सकती है। और मल्टीपल आईआरआर मतलब आपके पास कोई कंक्रीट आंसर है ही नहीं कि इस प्रोजेक्ट में लगाए कि ना लगाए, नहीं, एनपीवी एक सिंपल आंसर देती है कि ये रही पॉजिटिव एनपीवी, बस। क्योंकि एनपीवी ना कई जगहों पर आईआरआर पर भारी पड़ती है, इसलिए जितनी टेक्निक्स हमने पढ़ी है उन सब में अगर मुझे बोलना हो कि सबसे ज्यादा सुपीरियर टेक्निक कौन सी है तो वी विल से कि एनपीवी इज द बेस्ट टेक्निक। आपका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में ना कई बार ऐसा होता था कि एक क्वेश्चन दे दिया गया और लास्ट में सिंपली बस ये कहा इवैल्यूएट, ये नहीं कहा कि कौन सी टेक्निक से इवैल्यूएट करो। तो वहां ना मैं एक नोट लिखवाता हूं, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न जब हम करते हैं तो वहां पर एक नोट लिखते हैं, if this question is silent always evaluate the project on the basis of net present value because it is the best technique। रैंकिंग की जाएगी ना तो सबसे टॉप पे किसको रखा जाएगा, एनपीवी टेक्निक को, और सबसे नीचे किसको रखा जाएगा, एआरआर टेक्निक को, क्योंकि ना तो वो टाइम वैल्यू लेती थी ना वो कैश फ्लो लेती थी। आइए एक आध एमसीक्यू देखते हैं इसके बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 42, जून 2021 में ये एमसीक्यू आया, कह रहा री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन इन केस ऑफ आईआरआर टेक्निक एज्यूम्स। आईआरआर टेक्निक तो क्या एज्यूम करेगी, क्योंकि आईआर पर एनपीवी 0 होता है। इसका मतलब अगर मान लो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का आईआरआर 25% आया, इसका मतलब उसके सारे इनफ्लोज हमने
री इन्वेस्ट किए होंगे 25% पे ही। लेकिन मैंने कहा एनपीवी टेक्निक डिस्काउंट रेट यूज कर दिया जो कि काफी रीजनेबल होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नजदीक ही होता है, तो वहां पर तो ये एजम्पशन रियलिस्टिक है। लेकिन आईआरआर के केस में ये एजम्पशन रियलिस्टिक नहीं है, अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए, कैश फ्लोज कैन बी री इन्वेस्टेड एट द प्रोजेक्ट आईआरआर। वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, ये सब नहीं, हम ये मान के चलते हैं आईआरआर का यही एक लिमिटेशन बन जाता है, यही एक सीरियस लिमिटेशन है कि वो ये एज्यूम करता है कि री इन्वेस्टमेंट जो है वो आईआरआर के रेट पर ही होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो जून 2022 में आया और पूछता है कि बताइए एनपीवी टेक्निक जनरली हम आईआरआर के ऊपर क्यों प्रेफर करते हैं। पहला, ऑफ कोर्स दोनों को देखोगे तो इट इज कंपैरेटिवली सिंपल टू ऑपरेट। एनपीवी में भी मुश्किलें तो हैं, वहां पे भी हमें डिस्काउंटिंग वगैरह करनी पड़ती है, पे बैक से तो ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन आईआरआर के साथ अगर रिलेटिव कंपैरिजन करोगे तो आईआरआर से तो कम कॉम्प्लेक्स है। तो इट इज कंपैरेटिवली सिंपल टू ऑपरेट। इट डज नॉट सफर फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ मल्टीपल रेट्स। वैसे भी एनपीवी टेक्निक में कोई रेट तो निकाला नहीं था, वहां तो हमने एक अमाउंट निकाला था एब्सोल्यूट कि इतना पॉजिटिव एनपीवी है या नेगेटिव है या जीरो है, राइट। तो हाँ, ये भी एक फायदा है, इसी वजह से हम एनपीवी टेक्निक प्रेफर करते हैं। री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन अंडर एनपीवी मेथड इज मोर रियलिस्टिक। तो ये सारे एनपीवी के फायदे बन जाते हैं और आईआरआर की लिमिटेशंस बन जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी। उसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे पूछा है, अब ये आईआरआर को नहीं बिलोंग करता, ये एक वैसे ही जनरल क्वेश्चन है। A company is considering a proposal to install either a semi-automatic machine or highly automatic machine। कह रहा है कंपनी है जो इस प्रपोजल को कंसिडर करना चाह रही है कि हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगाएं या हाईली ऑटोमेटिक मशीन लगाएं। इफ द फर्म इंस्टॉल अ सेमी ऑटोमेटिक मशीन, it excludes the acceptance of proposal to install a highly automatic machine। Which type of capital budgeting decision is this? अपना ये थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट पर आ जाता है ये क्वेश्चन। हमारे इंस्टीट्यूट ने टाइप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस दे रखे हैं, काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस 3 तरह के दे रखे हैं। पहला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस। क्या मतलब है इसका, मान लो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, उन कई सारे ऑप्शंस में से अगर हम किसी एक को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इट मींस बाकी सारे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए। मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको याद होगा टाटाज का एग्जांपल दिया था। जैसे ही टाटाज को वेस्ट बंगाल से विड्रॉ करना पड़ा था बिकॉज वहां प्रोटेस्ट हो गए थे, तो वो गुजरात चले गए थे। मान लो जैसे ही वेस्ट बंगाल में पता लगा कि प्रोजेक्ट नहीं लग सकता, तो नरेंद्र मोदी जी, तब मैंने कहा सीएम थे वहां के गुजरात के, तो उनके साथ साथ मान लो 2 स्टेट्स का और ऑफर आ गया उनको, तो प्रोजेक्ट तो एक ही जगह लगेगा। मान लो 2 स्टेट्स, मान लो से कर्नाटक का भी एक ऑफर आ गया और फॉर एग्जांपल से हमें से हिमाचल का भी एक ऑफर आ गया, तो हमें एक्सेप्ट तो एक ही करना है। तो अगर हम जैसे ही गुजरात की सरकार का ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हिमाचल और कर्नाटक की जो वहां से ऑफर आए हैं वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए। ये जो प्रपोजल्स हैं ये हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स। इसका मतलब यह है कि अगर हम इनमें से कोई भी एक एक्सेप्ट कर लेंगे तो बाकी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड ही हैं। आप सीएस क्वालिफाई करोगे, रैंक वैंक आपकी आ गई, 4 जगह से ऑफर आ गया आपको, टीसीएस से भी ऑफर आ गया आपको, डाबर से भी ऑफर आ गया और इन्फोसिस से भी ऑफर आ गया, 4-5 जगह से ऑफर आ गए। आप हो तो अकेले ही, एक ही जगह कर पाओगे। जैसे ही आपने कहा कि मैं टीसीएस में ज्वाइन करूंगा, तो इन्फोसिस और बाकी और ऑर्गेनाइजेशन के ऑफर ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए। नहीं, आप क्लासेस लेते हो, मान लो आपको किसी पर्टिकुलर लॉ सब्जेक्ट की क्लास लेनी है, जैसे ही आपने किसी एक टीचर को शॉर्टलिस्ट किया, ऑटोमेटिकली सब टीचर्स को आपने बेसिकली यही कहा कि वहां नहीं ले पाएंगे। मतलब ये कि ये सारे जो डिसीजंस हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस हैं। हमारे सामने ये प्रपोजल था कि हम अपने यहां पर सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगाएं या हाईली ऑटोमेटिक मशीन लगाएं। अब हमें एक चीज एक्सेप्ट करनी है, हमें लगता है यार हाईली ऑटोमेटिक लगा लेंगे तो हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज पता नहीं समझ पाएंगे, सेमी ऑटोमेटिक ही ठीक है। जैसे ही सेमी प्रोडक्शन तो एक ही मशीन से होगी ना, जैसे ही सेमी ऑटोमेटिक लगाया, हाईली ऑटोमेटिक कहता है इसका जो प्रपोजल है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया। तो ये जो डिसीजन है ये कौन से हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन से। ए इज द आंसर।
आप स्टडी मैट या फिर जहां से भी आपने क्लासेस ली हैं, अगर वहां नोट्स देखोगे तो आपको वहां पर दो तरह के और भी डिसीजंस दिखेंगे। एक डिसीजन वहां बताया गया है एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजंस। एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजंस में क्या होता है कि मान लो हमारे पास कई सारे प्रपोजल्स हैं, हम उन सब में पैसा लगा सकते हैं। मान लो कि सपोज ताज होटल्स है, उन्होंने सोच लिया है अब तो होटल पे होटल खोलते ही जाएंगे, जहां जहां लगेगा वहां वहां खोलेंगे। इसका मतलब सपोज उन्होंने सारी स्टेट्स में लगा लिया कि ऋषिकेश में भी लगाएंगे, कटरा में भी हम होटल खोलेंगे, हैदराबाद में भी खोलेंगे, दिल्ली में भी खोलेंगे, मुंबई में भी खोलेंगे, ताबड़तोड़ एक्सपेंशन करना है, सब जगह पे होटल खोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबकी, सपोज मैं एनपीवी टेक्निक यूज कर रहा हूं, सबकी एनपीवी निकालेंगे। अगर मैंने ऋषिकेश में होटल खोल लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हैदराबाद में नहीं खोलूंगा या फिर मुंबई में नहीं खोलूंगा। अगर एक जगह खोला है इसका मतलब बाकी जगह भी खुल सकता है। हम सारे प्रोजेक्ट को या तो एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन किसकी पॉजिटिव एनपीवी है। जिसकी पॉजिटिव एनपीवी है वहां एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसकी नेगेटिव है वहां रिजेक्ट कर देंगे। ये एक्सेप्ट रिजेक्ट प्रपोजल है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मान लो हमें होटल खोलना, जैसे मैंने टाटा का एग्जाम्पल दिया, फैक्ट्री खोलनी ही एक ही जगह थी, तो एक स्टेट का ऑफर एक्सेप्ट करते ही बाकी स्टेट्स के ऑफर रिजेक्ट हो गए, नहीं, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था। ठीक ऐसे ही एक तीसरे तरह के डिसीजन होते हैं कैपिटल राशनिंग डिसीजंस। उसके ऊपर प्रैक्टिकल भी किए जा सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है कैपिटल राशनिंग। जैसे कि नाम ही आप देख रहे हैं कैपिटल राशनिंग। राशनिंग कब की जाती है? जब किसी चीज की स्कैर्सिटी हो। हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है तो हम चाहेंगे कि अगर हमारे सामने 5-6 ऑफर्स हैं तो हम अपने उस पैसे को उन्हीं ऑफर में पहले यूज करें जहां से हमें बेहतर रिटर्न मिल रहा है। इसी चीज को डिसाइड करना बेसिकली कैपिटल राशनिंग से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ने यही 3 तरह के डिसीजंस बोले हैं, काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो यहां जो एग्जांपल दिया गया है वो किस चीज का है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस का है। देखिए मैं इस थियरी क्वेश्चन की बात कर रहा था, काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ये 3 तरह के डिसीजंस हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में दिए हुए हैं। देखिए हमने ना अभी तक कैपिटल बजटिंग की जितनी टेक्निक्स हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में दे रखी थी वो सारी डिस्कस कर ली हैं। हालांकि मैंने आपको कहा था कि इनके कुछ वेरिएंट भी हैं। फॉर एग्जांपल पे बैक पीरियड का एक वेरिएंट है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ठीक ऐसे ही एक आध वेरिएंट और भी हैं टेक्निक्स के। मैंने लेकिन अपनी डिस्कशन को उसी टेक्निक्स पर लिमिटेड रखा है जो अभी तक एग्जाम्स में पूछी गई। कैपिटल बजटिंग का ना एक और हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। और वहां पर भी कई सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है, एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच होती है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट होती है, एक डिसीजन ट्री एनालिसिस होता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है, मतलब और बहुत कुछ भी हो सकता है कैपिटल बजटिंग में। लेकिन ना देखो, जब हम ये फास्ट ट्रैक बैच शुरू कर रहे थे तो हमने स्टार्टिंग में एक बात डिस्कस की थी कि इन क्लासेस का ना जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो इंपॉर्टेंट चीजें रहेगा। और इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट कैसे पता लगेगा कि अभी तक इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में क्या ज्यादा पूछा है, किस पर ज्यादा फोकस है। रिस्क एनालिसिस को लेकर इंस्टीट्यूट ने अभी तक फिलहाल ज्यादा सवाल नहीं किए हैं। लेकिन मैं ये जरूर बता दूं, मैं बार बार आपको ये बात बोलता आया हूं, फास्ट ट्रैक बैच जो है वो रेगुलर क्लासेस का बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन मुझे बार बार ये बात इसलिए बोलनी पड़ती है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स इस क्लासेस पे ही शायद बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे या हो रहे हैं। वो मैं चाहूंगा कि प्लीज थोड़ा ध्यान रखें कि आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा उसमें। मैं रिस्क एनालिसिस पहले सोचा था करवा दूंगा, वो भी क्लास में करवाऊंगा, पर मेरे को ना बाकी बच्चों से बहुत और चैप्टर्स की रिक्वेस्ट है। कई बच्चों कह रहे हैं कि सर सिक्योरिटी एनालिसिस में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शुरू कर दो। कई बच्चों की वर्किंग कैपिटल को लेकर रिक्वेस्ट है। कुछ बच्चे प्रोजेक्ट फाइनेंस कह रहे हैं जो इसी में ही है। फिर सीएमए में वैल्यूएशन के लिए कुछ बच्चों ने कहा, कंसोलिडेशन के लिए कहा। तो अलग अलग बच्चों की ना बहुत सारी रिक्वेस्ट है। और मैं अगर अब कैपिटल बजटिंग का वो हिस्सा लेना शुरू कर दूं जिसपे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आए हैं, तो मुझे लगता है कि फिर ना इस चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसका पर्पस ही कहीं ना कहीं डिफीट होगा। हालांकि एक बच्चे ने मुझसे यूट्यूब पे ही कमेंट करके पूछा था कि सर आप रिस्क एनालिसिस कब करवाओगे। वो बच्चा शायद जरूर हताश हो, क्योंकि मैंने उसका कमेंट का रिप्लाई भी किया था कि आफ्टर टेक्निक्स हम रिस्क एनालिसिस करेंगे। मेरा विचार भी था रिस्क एनालिसिस करने का, पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी ना हमने इनफ टाइम दे दिया है। फास्ट ट्रैक बैच को अगर हम दिमाग में रखें उसके हिसाब से इनफ टाइम दे दिया है। और मैं अगर अब रिस्क एनालिसिस भी शुरू करता हूं, फॉर एग्जांपल इस कैपिटल बजटिंग का जो एक और फेज है,
तो हमें लगभग नहीं तो फास्ट ट्रैक पे भी करेंगे तो कम से कम 3 क्लासेस का वक्त और चाहिए होगा, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ डिस्कस करने को है, बहुत कुछ डिस्कस करने को है। तो फिर ऐसे टॉपिक पर 3 क्लासेस ना मुझे समझ नहीं आ रही फिलहाल, जिस पर अभी तक पास्ट में नहीं पूछे गए। मैं फिर से कह रहा हूं फ्यूचर में हो सकता है, मैं कह रहा हूं आएंगे भी, लेकिन हम फास्ट ट्रैक बैच करते वक्त इस बात का ध्यान रख रहे हैं अभी तक क्या इंपॉर्टेंट रहा है उसको दिमाग में रखते हुए अपने इस फास्ट ट्रैक बैच की हम क्लासेस ले रहे हैं। कैपिटल बजटिंग 100% ऑफ कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपसे बार बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जहां से भी क्लासेस ली हैं तो आप प्लीज अपने इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। अगर आपने मुझसे ही क्लासेस ली हैं तो रजिस्टर में हमने हर एक बात लिखी है। यहाँ तो मैंने बहुत सी बातें, जैसे क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच है तो मैं वर्बली बोली है, लेकिन क्लास में तो हमारा मेन फोकस ही नोट मेकिंग पे रहता है। अगर किसी बच्चे ने रेगुलर बैच की क्लासेस देखी है, फॉर एग्जांपल रेशियो पूरा रेगुलर बैच का डला हुआ है, लेवरेजेस पूरे रेगुलर बैच का डला हुआ है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पूरे रेगुलर बैच का डला हुआ है, वहां पर आपने देखा होगा मैं कैसे प्रॉपर नोटिंग करवाता हूं क्लास में। तो आपने कहीं से भी क्लासेस ली हैं तो प्लीज अपने रेगुलर नोट्स को जरूर रेफर कीजिएगा। कैपिटल बजटिंग सिर्फ इतना ही नहीं है। हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेकर मैं एक और क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैं जब अपने रेगुलर बैच में पढ़ाता हूं तो वो एक सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ाता हूं। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट देखोगे तो कैपिटल बजटिंग के अंदर ही उन्होंने एन्युटी और परपेचुइटी और ये सब डिस्कस किया है। ये सब ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी एज अ सेपरेट चैप्टर हम रेगुलर बैच में डिस्कस करते हैं। वो मैं कैपिटल बजटिंग का हिस्सा मानता ही नहीं, उसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वो मैं यहां पर इसलिए टेकअप नहीं किया। वो इंपॉर्टेंट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मुझे वक्त लगा तो मैं उसका भी जरूर फास्ट ट्रैक बैच में जिक्र करूंगा। लेकिन मेरे को अब लग रहा है कि हमें शायद अब अगली क्लास से कोई नया टॉपिक ही शुरू करना चाहिए। प्लीज जो भी स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं इस फास्ट ट्रैक बैच के थ्रू, आई होप कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है कि रिस्क एनालिसिस एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे, लेकिन पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को देखते हुए मुझे फिलहाल अभी इस अटेम्प्ट के लिए तो स्किप करना लग रहा है कि जरूरी है, ताकि हम कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद शुरू कर पाए। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।